students, myself Dr. Pritha Chandravanshi, Assistant Professor, Department of Kamar Vidya, भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अब हम आगे पढ़ेंगे उदरशूल इन्फेंटाइल कोलिक। तो इन्फेंटाइल कोलिक की कंडीशन में हम अगर डेफिनेशन को देखें तो इस कंडीशन में 3 का रूल ऑफ 3 लगता है और डेफिनेशन इस तरीके से है कि रिपीटेड एपिसोड्स अगर प्रेजेंट है बहुत ही एक्सेसिव और इनकंसोलेबल क्राई का इन्फेंट्स में, मतलब आप फीड के देने के बाद में या फिर किसी भी कंडीशन में आप बच्चे को कंसोल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में अगर इन्फेंट आ रहा है तो ऐसी कंडीशन हमें ये डिनोट करती है कि ये जो डिसीज़ है, ये जो कंडीशन वो डेवलप हुई है वो इन्फेंटाइल कोलिक के कारण डेवलप हुई है। ये 6 महीने से कम उम्र को हेल्दी बच्चे में भी हो सकती है और ये रूल इस कंडीशन में इन्फेंटाइल कोलिक की कंडीशन में रूल ऑफ 3 हम अप्लाई करते हैं। तो बच्चे की जो क्राई है अनसोलेबल क्राई, जो एक्सेसिव क्राई है, हाई पिच्ड उसका क्राई रहेगी, वो एटलीस्ट 3 आवर्स रहेगा और एटलीस्ट फॉर 3 डेज, 3 consecutive डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में 3 दिन हो सकता है। और ये जो कंडीशन है वो मतलब एटलीस्ट 3 consecutive वीक्स, मतलब 3 सप्ताह तक ये कंडीशन रहेगी। प्रिविलेंस को अगर हम देखें तो 10 to 13% जो इन्फेंट्स हैं वो 4 महीने से कम उम्र वाले जो इन्फेंट्स हैं उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है और इसमें कुछ ऐसे आइडेंटिफाइबल कॉजेस हमें नहीं प्राप्त होते हैं। साइन एंड सिम्टम को हम देखें तो कॉलिक जो है वो स्टार्ट होगा फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, जीवन के जो बच्चे की उम्र है उसमें पहले सप्ताह में ये स्टार्ट होगा। इसका ये जो रिजॉल्व होगा अराउंड 4 मंथ ऑफ एज में। पीक क्राई जो रहेगा वो 6 वीक्स में रहता है और क्राई जो है अधिकतर ये देखा गया है कि आफ्टरनून या फिर इवनिंग के टाइम पे स्टार्ट होता है और लगातार 3 घंटे तक बच्चा रोते ही रहेगा, 2.5 से 3 घंटे या उससे अधिक भी हो सकता है। बच्चे अनकंसोलेबल क्राई प्रेजेंट रहेगा। इसका कॉज अगर हम देखें तो वो अंडरलाइन कॉज जो है वो अननोन है टिल नाउ। एंड अगर अंडरलाइन कॉज हम फिर भी देखें तो इसमें ट्रांजिएंट इंटॉलरेंस की कंडीशन हो सकती है, जिसमें गाय का दूध बच्चे में जो प्रोटीन होता है, काउज मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसके कारण या फिर लैक्टोज के इंटॉलरेंस के कारण ट्रांजिशन पीरियड में ये तकलीफ बच्चे को होती है। साथ ही साथ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉजेज इसमें हो सकते हैं, जैसे कि डिलेड मैच्योरेशन हो रहा है इंटेस्टाइनल गट फ्लोरा का। उसके साथ साथ में पेरेंटिंग का भी इफ़ेक्ट होता है। अगर पेरेंट्स फर्स्ट चाइल्ड है और एक्सपीरियंस्ड नहीं है, फर्स्ट चाइल्ड होने के कारण पेरेंट्स एक्सपीरियंस नहीं है हाउ टू हैंडल द चिल्ड्रंस, हाउ टू होल्ड अ बेबी, तो इस कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो हमें देखने को मिलती है। साइकोसोशल एंड बैकग्राउंड भी इसमें मैटर करता है। और भी जैसे अदर कोलिक की कंडीशन है एक्सट्रीम लेवल पे, वो हम देखें तो नॉर्मल क्राई से ज़्यादा रहेगी और बेबी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा इंक्रीज रहेगा और इस कंडीशन में हम समझ सकते हैं जो माइग्रेन वेरिएंट है वो होने की संभावना काफ़ी कुछ बढ़ जाती है। क्लिनिकल फीचर्स को अगर हम देखें तो उसमें क्राई रहेगा और मदर अर्जेंट मदर की रिक्वायरमेंट है ऐसा फील होगा।
डिस्कम्फर्ट रहेगा। इसके साथ साथ में बहुत ही बच्चा डिस्फोनिक रहेगा और हाई पिच्ड क्राई प्रेजेंट रहेगा। बच्चा अपने जो नीज है अपनी जो घुटने हैं उसको अपने पेट की ओर एब्डोमेन की ओर लेके आने की कोशिश करेगा, जिसमें जो आर्चेस फॉर्म होंगे बैक क्राई के रूप में, मतलब अपने घुटने को बच्चा पेट की ओर लाने से आर्चेस बनेंगे। बच्चा की फीडिंग के विगरस फीड लेने की हिस्ट्री हमें मिलेगी। साथ ही साथ में उसका जो वज़न है बहुत ही अच्छे से इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत ही अच्छा वेट गेन हो रहा है, इसकी हिस्ट्री हमें मिलेगी। अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस को देखें तो इस डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये सारी कंडीशंस आते हैं, जैसे सर्जिकल कंडीशंस आते हैं, जैसे कि इंटरसिसेप्शन आएगा, वोल्वुलस हो सकता है, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया की कंडीशन हो सकती है, टॉर्शन ऑफ टेस्टिस हो सकता है, कॉर्नियल एब्रेशन हो सकते हैं, नॉन एक्सीडेंटल इंजुरी हो सकती है, एक्यूट इन्फेक्शन की कंडीशन हो सकती है। साथ ही साथ में जो कॉमन कॉज जो बच्चे में क्राई का रहेगा, रैप्ड फिंगर अराउंड द टो, ये वाली भी कंडीशन हो सकती है। नॉर्मल इन्फेंट में डिस्कम्फर्ट रहेगा, हंगर या फिर थर्स्ट भी हो सकता है। बच्चा या तो टू हॉट या फिर टू कोल्ड की कंडीशन में रहेगा, ईचिंग हो सकता है, नैपकिन रैशेस हो सकते हैं। जो मदर की डाइट है, जो ब्रेस्ट फीड मदर है उसकी डाइट में भी वेरिएशन के कारण ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। इन्फेक्शंस में मेनिंजाइटिस हो सकता है या फिर न्यूमोनिया हो सकता है, इन्फेक्टिव डायरिया की कंडीशन हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन के में हम ऑर्गेनिक कॉज तो हमें कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं होता है। स्टूल जो है एक्सेसिव वाटरी की कंडीशन रहेगा, फ्रीक्वेंट स्टूल पास करेगा, तो हम एक बार स्टूल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन में। या फिर प्रोटीन एलर्जी की कंडीशन डेवलप हो रही है तो इसमें हम बच्चे में काउ मिल्क प्रोटीन की एलर्जी के लिए हम इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। अगर मैनेजमेंट को देखें तो मैनेजमेंट की कोलिकी पेन में हम बच्चे के पोजीशनिंग पे हमें वर्क करना होगा और उसको सूथन करना होगा जब बच्चा बहुत क्राई कर रहा है उस टाइम पे, और पेरेंट को एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस रेस्क्यू करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसी कंडीशन में अगर पेरेंट्स और पैनिक हो गए तो फिर जो बच्चे की कंडीशन है वो और वर्सन होती जाती है। जेंटल मोशन होने के लिए हमें रेमेडीज़ यूज़ करना चाहिए, और इसके साथ साथ में बच्चे की होल्डिंग, बच्चे को किस तरीके से गोदी में उठाया जा रहा है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। हाइपरटोनिक ग्लूकोज सॉल्यूशन का यूज़ हम कर सकते हैं इस कंडीशन में। कॉम्प्लिकेशन जो है पेरेंटल डिस्ट्रेस या सफरिंग्स हो सकते हैं। मदर चाइल्ड के बीच की बॉन्डिंग को ये अफेक्ट कर सकता है, इसके कारण बुरा प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ में जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो अर्ली स्टॉप करने पे नॉन कुकिंग की कंडीशन हो सकती है। अब हम काश्यपाचार्य ने जो शूल चिकित्सा अध्याय में शूल की व्याख्या करी है तो वो हम देखते हैं। इसमें उन्होंने बताया है शूल के निदान और संप्राप्ति में यदि शिशु को क्षोभ हो रहा है या त्रास हो रहा है, मतलब बच्चा डर जा रहा है, बहुत ही अधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, भूखे रह रहा है, या फिर भूख के समय पर वह बहुत ज़्यादा पानी ग्रहण कर रहा है, ज़्यादा पानी पी ले रहा है, वेगों को धारण कर रहा है,
या फिर सवारी पे बैठकर चलने की बहुत ज़्यादा उसमें यत्न हो रहे हैं, कोशिश हो रही है। ये सभी निदान हैं। आम दोष के कारण या फिर भ्रंश में मतलब गिरने के कारण या फिर रुक्ष धान्य के सेवन से जो वायु प्रकुपित हो जाता है, वो वायु ऐसा कार्य करता है कि कर्तनवत पीड़ा देता है, मतलब काटने के समान पीड़ा होती है, आयाम रहेगा, थकावट होगी, तोद रहेगा, कंपन होगा, आदमान होगा कुक्षी प्रदेश में। ये सभी कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। और ये सभी लक्षण के साथ साथ में जो वायु है वो दूषित होकर कुक्षी में प्रदेश में प्रविष्ट होने के बाद में पित्त और कफ अथवा दोनों से को कॉम्बिनेशन में प्रेरित करते हुए शूल की उत्पत्ति करेगा। अब आगे हम देखेंगे कि वातिक शूल में क्या कहा है। वातिक शूल में अगर बच्चा भूखे या फिर खाली पेट रहता है तो ये जो वातिक शूल है वो बढ़ जाएगा। शूल के तीव्र वेग के समय में श्वास रुक जाता है। पैतिक शूल की कंडीशन में क्या होता है, भोजन के जीर्ण होने के बाद जब मतलब खाना पच गया है उसके बाद इसमें अत्यधिक स्वेद, बच्चे में अत्यधिक स्वेद आएगा, दाह होगा, तृष्णा से पीड़ित रहेगा। साथ ही साथ अगर उसके बाद हम श्लैष्मिक शूल को देखें तो इस कंडीशन में रोगी को कष्ट अधिक नहीं होता है और रोगी स्तिमित रहता है। भोजन करने के तुरंत बाद में शूल प्रारंभ होता है। इस कंडीशन में स्तंभ रहेगा, हृदलास रहेगा, जी मचलाना के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। और संधिपातिक शूल में जो भी ये वातिक, पैतिक और श्लैष्मिक शूल का हमने वर्णन किया है वो लक्षण प्रेजेंट रहेंगे। साथ ही साथ ये दुख साध्य या फिर असाध्य की अवस्था रहेगी। वायु जब अत्यंत ही बलवान हो जाता है उस कंडीशन में उग्र वेग वाला जो वायु होता है वह प्रकुपित होकर शरीर को शीघ्र ही नष्ट कर देने वाला होता है। तो वातिक शूल के से पीड़ित अगर शिशु है तो उसके लिए सबसे पहले उसके शूल को शीघ्र ही नष्ट करने के लिए हमें सर्वप्रथम स्नेहन कराना चाहिए और वातनाशक जो द्रव्य है उसके द्वारा उष्ण अवगाह, उपनाह, पिंड स्वेद, उष्ण पायस इनका सेवन शिशु को कराना चाहिए। वातिक शूल से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है, रोगी है, तो उसमें जंगल पशु पक्षियों का मांस लवण युक्त कराकर स्निग्ध, उष्ण एवं अम्ल पदार्थ के साथ में देना चाहिए। साथ ही साथ में सौवर्चल लवण युक्त तेल का उपयोग करना चाहिए, दुग्ध का उपयोग करना चाहिए, शुक्त यानी सिरका का यूज़ कर सकते हैं, मस्तु, सौवीरक इनका यूज़ करना चाहिए। वातिक शूल में श्यामा त्रिवृत का यूज़ कर सकते हैं, सौंठ, सैंधव, उसके साथ साथ में ही तेज बला, हींग, क्षार, यवक्षार, विड़ लवण, प्रवर मतलब अगरू और कपूर, कचूर इनका यूज़ किया जा सकता है। इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। पैतिक शूल की कंडीशन में शीतल दूध पीकर अथवा पानी में खांड मिलाकर सेवन करने के लिए देना चाहिए और जब उचित अवसर रहे उस समय पर वमन बच्चे में कराना चाहिए। शंख, कुंद, चंद्रमा के समान श्वेत कमल की माला का धारण कराना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे में कांसी, स्फटिका, इससे जलपूर्ण पात्रों का स्पर्श कराना चाहिए।
श्लैष्मिक शूल में आम रस का उत्क्लेश होने के कारण अथवा भोजन के विदग्ध होने पर संशोधन कराना चाहिए। लवण युक्त गर्म पानी से वमन कराना चाहिए शिशु में। वमन के बाद उसमें शिशु की अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए लंघन का सेवन करना चाहिए। लंघन के बाद में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कोई भी पाचन योग्य द्रव्यों का सेवन कराना चाहिए। पिपल्यादि क्वाथ में हींग मिलाकर दिया जा सकता है ऐसी कंडीशन में। और इसके अतिरिक्त अगर चूर्ण, सर्पी, वटक, क्षार, बस्ती, कल्क, क्वाथ इन सभी का परिमाण के रूप में कल्क के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। शूल की अवस्था में हम सैंधव, चित्रक और वचा इनके एक एक पल को लेकर सूक्ष्म चूर्ण कर उसको कढ़ाई में डालकर उसे हम जलाएंगे। मतलब पूरा इतना भर्जन करेंगे कि वो बर्न हो जाए। उसके बाद में उसको जब अच्छे से बर्न होने के बाद में बर्न हो गया, फिर क्षार का उचित मात्रा में तंडुलोदक के साथ में सेवन कराने से शूल और गुल्म जो रोग है वो नष्ट होता है। साथ ही साथ अनार के दाने का रस, त्रिकटु और बड़ी इलायची इन सब चित्रक, सर्वक्षार, काला जीरा, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, सैंधव इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर दूध के साथ में धीमी आंच में धीमी अग्नि पे रखकर घृत पाक करना चाहिए। इससे भी शूल, अनाह, श्वास, विषम ज्वर, हृदग्रह, अरुचि, ग्रहणी विकार, शूल, पांडुरोग और योनि रोग ये सभी जो डिसीज़ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हमें प्राप्त होता है। शूल की अवस्था में यदि निदान सेवन हो रहा है और क्षीराद अवस्था का शिशु है तो उस कंडीशन में धात्री यानी माता के दुग्ध का शोधन करना अत्यंत आवश्यक रहता है। उससे माता के दुग्ध का हम शोधन करेंगे तो काफ़ी कुछ जो इम्प्यूरिटीज़ होने के कारण, स्तन्य दुष्टि के कारण शिशु में के शूल की उत्पत्ति हो रही है उसका भी नाश होता है। थैंक यू सो मच। यहाँ हमारा उदर शूल इन्फेंटाइल कोलिक का टॉपिक फिनिश होता है।